नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल परिणाम एकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन लेकर। जो हमारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भाई बहन हैं उनके लिए यहाँ पर खुशी की लहर है। खुशी की लहर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले भी इंजीनियरिंग के कई सारे यहाँ पर वैकेंसी आई थी, बिहार में भी और मध्य प्रदेश में भी। मैंने उस पर वीडियो बनाया था और फिर से यहाँ पर बिहार राज्य में जो हमारे इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के भाई बहन हैं उनके लिए यहाँ पर शानदार वैकेंसी आ चुकी है। कुल मिलाकर यहाँ पर लगभग 1000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और आपके सिविल में, मैकेनिकल में और इलेक्ट्रिकल तीनों डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। और कंप्यूटर के जो हमारे बैकग्राउंड के भाई बहन हैं उनको यहाँ पर दिल से सॉरी और बिहार की तरफ से भी सॉरी। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि तीन हमारे जो डिपार्टमेंट, जो मेजर डिपार्टमेंट हमारे इंजीनियरिंग के होते हैं, उनमें यहाँ पर वैकेंसी निकल के आ चुकी है। बिहार राज्य की तरफ से यहाँ पर फिर से आप सभी को सुनहरा मौका दिया जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन, ऐसे डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको मिले। साथियों, मैं आज आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि इस नोटिफिकेशन पर बहुत सारे एजुकेटर्स ने वीडियो बनाई, लेकिन किसी ने कह सकते हैं कि बहुत सारे चीज़ें क्लियर नहीं की। छात्रों में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है और हमारा चैनल परिणाम एकेडमी इसी वजह से जाना जाता है कि हम बहुत ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको बताते हैं, बहुत ही एनालिसिस करके आपको बताते हैं ताकि छात्रों के मन में कोई भी डाउट ना रहे और कोई भी क्वेश्चन वो ऐसा छूट ना जाए या फिर उनसे पूछ ना पाए। तो आज आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट मुझे नहीं लगता आपको होगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से यहाँ पर इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसको हम असैनिक, यांत्रिक एवं विद्युत, जिसको हम सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कहते हैं। यानी कि आपके पास अगर इंजीनियरिंग में, सिविल डिपार्टमेंट में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, यानी कि बीटेक आपने किया है सिविल से या फिर बीई आपने सिविल से किया है, बीटेक आपने मैकेनिकल से किया है या फिर बीई मैकेनिकल से किया है या फिर आपने इलेक्ट्रिकल से किया है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, पहली बात। दूसरी बात, बहुत से छात्रों में ये भी कंफ्यूजन था, क्या सर मैं अभी लास्ट सेमेस्टर में हूँ, 8th सेमेस्टर में हूँ, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ? तो ऐसे यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बात नहीं लिखी गई, यानी कि आपकी पूर्ण डिग्री जब तक नहीं हो जाएगी तब तक आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। यानी कि आप पास आउट होने चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। परसुइंग में ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं है कि आप 8th सेमेस्टर में है, 7th सेमेस्टर में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे छात्र ये फॉर्म नहीं भर सकते। जो पूरी तरीके से डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आप देश के किसी भी राज्य से हो, किसी भी कोने से हो, अगर आपकी क्वालिफिकेशन अलाउ करती है, आपका क्वालिफिकेशन एलिजिबल है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इतनी बात आपको बता दी, ठीक है। सारी चीजें सही चल रही, ठीक, ओके। यहाँ पर देखिए विभाग का नाम लिखा हुआ है और कैटेगरी वाइज वहां पर यहाँ पर वैकेंसीज लिखी है कि किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज खाली हैं। तो यहाँ पर देखिए विभाग के नाम: पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, नगर विकास योजना, पशु एवं मत्स्य। तो अलग अलग यहाँ पर विभाग यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये था हमारा किसके लिए, सहायक अभियंता असैनिक, सिविल के लिए, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए कितने पद खाली हैं, अगर हम अलग अलग बात करें तो 984 पद सिविल के लिए खाली हैं। और जो हमारा दूसरा डिपार्टमेंट है वो सहायक अभियंता यांत्रिक, यानी कि मैकेनिकल, तो मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पर केवल 36 पद खाली हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल वाले जो हमारे आखिरी में हैं उनके लिए केवल 4 पद खाली हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये वेटेज सबसे ज्यादा है वो जो हमारे सिविल भाई बहन है, सिविल इंजीनियरिंग के हैं, उनके लिए यहाँ पर काफी ज्यादा वैकेंसी है, 936 लगभग पोस्ट हैं। तो काफी ज्यादा यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही है हमें, ठीक है। और बिहार में लगातार कई सारी वैकेंसी आ रही हैं, आप लोग देख रहे होंगे। हमारे परिणाम एकेडमी की जो हमारा चैनल है उस पर भी कई सारी वीडियोस मैंने डाली हैं बिहार राज्य से, और अभी भी बिहार राज्य से कई सारे वैकेंसी आई है जिसका आपको नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहेगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम सीधा क्वालिफिकेशन पे। वही बात यहाँ पर जो मैंने आपको बताई कि AICTE से अप्रूव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी फर्जी फालतू यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री प्राप्त कर ली हो। तो मतलब वो जो जिस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री प्राप्त की है, कॉलेज से प्राप्त की है, वो AICTE अप्रूव होनी चाहिए, ठीक है।
आप सभी को पता है AICTE। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं AICTE क्या होता है, तो AICTE का मतलब ये, जैसे आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं तो UGC से मान्यता प्राप्त होती है, वैसे जो इंजीनियरिंग के कॉलेज होते हैं वो AICTE से मान्यता प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर उम्र सीमा दी है, तो मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए। मिनिमम एज यहाँ पर 21 साल होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर जो मैक्सिमम एज है अनारक्षित पुरुष, अगर आप यहाँ पर दिख पा रहा होगा, अनारक्षित पुरुष यहाँ पर देखिए 37 वर्ष, अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष और महिला इनके लिए यहाँ पर 40 वर्ग, और जो अनारक्षित महिला इनके लिए भी 40 वर्ग। यानी कि जो पुरुष हैं अनारक्षित उनके लिए 37 वर्ष, और जो महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पर 40 वर्ष। ठीक है, और जो हमारे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, इनके लिए यहाँ पर 40 वर्ष इनके लिए भी यहाँ पर दिया गया है। और जो हमारे SC ST भाई बहन हैं उनके लिए यहाँ पर 42 वर्ष। ये जो बिहार राज्य के हैं उन्हीं के लिए है जो SC ST हैं। बाकी आप अदर राज्य से फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप एज अ सामान्य कैटेगरी काउंट होंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोगों में डाउट था, बहुत तुमसे पूछना चाह रहे थे, भाई कई सारे बच्चों ने एजुकेटर्स के वीडियो से नीचे कमेंट भी किया था कि सर ये जो संविदा वाला है ये क्या सिस्टम है, क्या ये संविदा वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वही फॉर्म भर सकते हैं या फिर कोई फॉर्म भर सकता है। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट थे और एजुकेटर्स ने उनके कमेंट पे रिप्लाई नहीं किया है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तो मैं आज आपको एकदम क्लियर करता हूँ कि देखिए संविदा वाले जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, संविदा वाले का मतलब ये नहीं कि कोई कहीं भी, यानी कि जो ऑलरेडी सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, किसी डिपार्टमेंट में जहाँ पर ऐसी रिक्वायरमेंट हो और वो जॉब कर रहे हैं संविदा में। संविदा कहाँ लगती है? गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट जो होता है। मान लीजिए वहाँ संविदा, मान लीजिए कि आप PWD में, जिसको हम लोक निर्माण विभाग कहते हैं, अलग अलग राज्य में होता है, वहां आप कार्य कर रहे हैं एज अ संविदा पर। तो वहां पर आप संविदा पे कार्य कर रहे हैं, वहां का आपको सारा सिस्टम पता है, आप मतलब आप काम तो कर रहे हैं, बट फर्क क्या है कि आप रेगुलर बेसिस पे नहीं है, मतलब आप परमानेंट नहीं है, लेकिन आप काम तो सारा कर रहे हैं, आपको काम सारा पता है। जो एक परमानेंट व्यक्ति कर रहा है वही काम आप भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अधिमान्यता दी जाती है, ऐसे लोगों को थोड़ा सा छूट दी जाती है। क्यों छूट दी जाती है? कि उनके पास काम का लोड रहता है, उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, उनको समय नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों को अधिमान्यता दी जाती है। आयोग भी समझता है और आपको भी एक ऐसा मानवता के नाते आपको ये समझना चाहिए कि ऐसे लोग को अधिमान्यता देनी चाहिए कि भाई वो तो सिस्टम का हिस्सा पहले से ही है। बस फर्क क्या है? एक दीवार का फर्क है कि वो परमानेंट नहीं है और आप परमानेंट होंगे। तो ऐसे लोग को अधिमान्यता दी जाती है। उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, जो लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर छूट भी दी जाएगी उनके क्या बोलते हैं, देखिए वर्ड नहीं आ रहा है, क्या बोलना चाह रहा था मैं, एज में, सॉरी एज में आ गया। एज में भी उनको यहाँ पर छूट दी जाएगी और एग्जाम में भी यहाँ पर उनको छूट दी जाएगी। तो आगे मैं आपको बताता हूँ, जिससे यहाँ पर सबसे आते हैं। देखिए अब चयन का आधार, चयन का आधार क्या होगा कि सहायक अभियंता, चाहे वो असैनिक, यांत्रिक, विद्युत यानी कि मैकेनिकल फील्ड से हो, आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से हो, सिविल फील्ड से हो, आपका पेपर होगा। और जो पेपर होगा वो वस्तुनिष्ठ में होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। लिखित परीक्षा 6 पत्रों की होगी, जिनमें 4 पत्र अनिवार्य हैं और 2 पत्र ऐच्छिक होंगे। अब ऐच्छिक और अनिवार्य में क्या है, आइए हम देखते हैं। उसके आगे देखते हैं, पहले समझ लेते हैं। सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान वस्तुनिष्ठ होंगे। 2 ऐच्छिक पत्र वस्तुनिष्ठ रूप में होंगे, जो सिविल, यांत्रिक एवं विद्युत अभियंता के अलग अलग होंगे। सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्थात अलग अलग दोनों पत्रों में निर्धारित अंक प्राप्त होने पर ही आगे आपकी कार्रवाई प्रोसेस की जाएगी। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, हम आपको इसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 6 पेपर की बात की गई है, तो घबराना नहीं है 6 पेपर है, अरे 6 पेपर होगा, घबराना नहीं है बिल्कुल। पहला जो आपका पेपर है यहाँ पर, पहला वो क्वालिफाइंग नेचर का है। पहले पार्ट में आप देख रहे होंगे यहाँ पर 4 सब पार्ट है। 4 सब पार्ट में क्या है कि सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी है, सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान है। 4 चीज आपको यहाँ पर दिख रही है। 2 चीज में आपको यहाँ क्वालिफाइंग दिख रहा है, मैं अगर हाईलाइट करूँ तो देखिए
सामान्य अंग्रेजी हो गई 100 नंबर, 100 नंबर। सामान्य हिंदी हो गई 100 नंबर। 100 नंबर मतलब है 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर होंगे, 50 2 नंबर का यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि 2022 में जो इसका पेपर हुआ था उसमें 50 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चंस की संख्या नहीं दी है, क्वेश्चन संख्या इन्होंने नहीं, केवल यहाँ पर इन्होंने अंक दिया है, कुल अंक। तो मैं 2022 में जो इसका नोटिफिकेशन आया था मैं उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ। बहुत बच्चों को ये भी कंफ्यूजन था कि सर नंबर तो दे दिया, क्वेश्चन कितने आएंगे, क्वेश्चन आप नहीं बता रहे हैं। तो बहुत सारे एजुकेटर्स ने बताया नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ 2022 में इसका पेपर हुआ था और उसमें 50 क्वेश्चन थे और 100 अंकों का था, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 100 प्रश्नों से आपका इंग्लिश आपका जो होगा वो भी ऑब्जेक्टिव होगा और हिंदी जो होगा वो भी ऑब्जेक्टिव, दोनों पेपर आपके क्वालिफाइंग होंगे, ठीक है। और सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान, सामान्य अध्ययन 1 घंटा का होगा, 100 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर होगा, ठीक है। और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान यानी कि सामान्य इंजीनियरिंग की नॉलेज, बेसिक नॉलेज, जिसको हम बेसिक इंजीनियरिंग नॉलेज कहते हैं, उसके यहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे। और सामान्य अध्ययन में जो 50 क्वेश्चन होंगे उसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज रहेगा वो बिहार राज्य का रहेगा सामान्य अध्ययन में। अब सामान्य अध्ययन में आपका बिहार का भूगोल आ जाता है, बिहार का इतिहास आ जाता है, बिहार की राजनीति आ जाती है, आर्थिक, इकोनॉमिक, मतलब सारी चीजें जो सामान्य अध्ययन में होती है वो बिहार राज्य से ही ज्यादातर आपका पूछेगा, ठीक है। ये तो आपका अनिवार्य हो गया पेपर, ये सबको देना है, सभी को, मतलब ये चाहे वो सिविल से हो, चाहे वो मैकेनिकल से हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से हो, ये पेपर चारों सभी को देना है। 4 पेपर आपके ये हो गए। अब बचे 2 पेपर। 2 पेपर है ऐच्छिक पत्र, इसका मतलब होता है आपने मैकेनिकल फील्ड से भरा है तो आप मैकेनिकल वाला पेपर देंगे, यांत्रिक वाला। अगर आपने सिविल फील्ड से भरा तो आप सिविल वाला पेपर देंगे, और अगर आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड से भरा है तो आप इलेक्ट्रिकल वाला पेपर देंगे, ऐसा कहने का मतलब है, ठीक है। ऊपर मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा, देखिए सारे पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, 2-2 पेपर होगा आपका, 2-2 पेपर होगा। अगर आपने सिविल से भरा है तो भी आपके 2 पेपर, आपने मैकेनिकल से भरा है तो भी 2 पेपर, और आपने सिविल से भरा है तो भी। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट है कि क्या सर पेपर अलग अलग होगा, क्या पेपर एक ही दिन में होगा, क्या पेपर फर्स्ट मीटिंग अलग, सेकंड मीटिंग अलग होगा। तो देखिए साफ बात मैं आपको बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन में ऐसी कोई भी बात इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि आपका पेपर एक ही दिन में सारा होगा, या फिर एक दिन में 1 पाली 2 पाली में होगा, या फिर अलग अलग दिन पेपर होगा, ऐसा नहीं है। बट जनरली जो देखा जाता है आपका पेपर 2 पाली में होता है। पहली पाली में जैसे आपका पीसीएस का पेपर होता है कि पहला प्री जो आपका सामान्य अध्ययन होगा पहली पाली में, दूसरी पाली में आपका सी सेट होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपका पेपर एक ही दिन में होगा, 2 पाली में होगा। ऐसा मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूं क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसी कोई भी बात आपको डिटेल में या साफ साफ क्लियर नहीं दी गई है। तो मैं आपको कैसे बता दूं आयोग की बात, मैं आपको ऐसा मान के चलिए कि आपका पेपर एक दिन में होगा और 2 पाली में होगा, ठीक है। ये आयोग के ऊपर है, और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको इसके बारे में डिटेल दे दी जाएगी कि आपका पेपर किस एक दिन में होगा कि अलग अलग पाली में होगा, ऐसा इनकी तरफ से नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है आपको। अभी तो क्या करना है, अभी तो आपको तैयारी करनी है, अभी तो आपको तैयारी करनी है। आपका एग्जाम चाहे एक दिन में हो चाहे 2 दिन में, उससे आपको क्या करना है, आपको तैयारी करने से मतलब है ना, ठीक है। चीजें ठीक चल रही हैं, सही चल रही है। तो ये था, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब सबसे ज्यादा बच्चों को जो डाउट आ रहा है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज छूट गई है, ये देखिए 400 नंबर जो लिखा हुआ है, 400 नंबर क्या, 200 नंबर आपके इधर, 100 नंबर 100 नंबर, 100 ठीक है, और 100 इधर, 200 200 400, 400 नंबर का ही आपका पेपर होना है। ये 200 तो आपके क्वालिफाइंग में निकल गए। अब सबसे मुख्य बात क्या है, बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये वाला जो पार्ट है मेधा सूची वाला, इसमें बहुत बच्चों का डाउट था। मैंने बहुत सारे एजुकेटर्स की वीडियो देखी, उसमें कमेंट बॉक्स भरा हुआ है सर कि ये 75 अंक क्या है और ये 25 अंक क्या है, इसका क्या मतलब है। तो बहुत सारे एजुकेटर्स ने बताने की कोशिश भी की लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाए। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि पहला क्या दिया है कि का नंबर, कि आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमान्यता 75 अंक। अब 75 अंक कह लीजिए, 75% कह लीजिए, इसका मतलब ये कि आप 400 नंबर आपने पेपर दिया, 400 नंबर का, उसमें से 75% ही आपका लेंगे ये, ठीक है। 400 नंबर आपने पेपर दिया, मान लीजिए उसमें से आपका 200 नंबर आया, मान लीजिए आपका उसमें 200 नंबर आया, तो वो 200 नंबर नहीं काउंट किया जाएगा, वो 75% ही काउंट किया जाएगा आपका,
वो उसमें से 75% निकाल के आपकी कट ऑफ बनेगी। आप समझ पा रहे हो मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मान लीजिए आपने 400 नंबर पेपर दिया, आपने 300 नंबर उसमें पाया, 300 नंबर आपको मिला, वो 300 नंबर आपका नहीं जोड़ा जाएगा, वो आपका 75% ही जोड़ा जाएगा। 75% कह लीजिए, या फिर 75 अंक तो नहीं कहेंगे, 75% उसको हम कहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीचे उन्होंने ये दे दिया है। अर्थात अधिमानता अंक बराबर परीक्षा में प्राप्त अंक भागे परीक्षा के कुल अंक गुणे 75, यानी कि 75%। तो आप एग्जाम में जितना नंबर पाएंगे उसका 75%। अब दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों का क्या है, ये जो खा वाला पॉइंट दे दिया है कि संविदा के आधार पर कार्य करने वाले निमित्त अधिमानता प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक, जिसकी अधिकतम 25 अंक होगी। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो संविदा पर कार्य कर रहा है, अगर वो 1 साल कार्य किया है तो उसको 5% नंबर या 5 नंबर अधिक दिया जाएगा बोनस के रूप में। 2 साल तो 10 नंबर, 3 साल तो 15 नंबर, 4 साल तो 20 नंबर, और 5 साल तो 25 नंबर या 25% हम कह सकते हैं। पर यहाँ पर नंबर दिया तो हम 25 नंबर जोड़ेंगे, जो अधिकतम 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यानी कि कोई व्यक्ति अगर संविदा पर ऑलरेडी कार्य कर रहा है किसी डिपार्टमेंट में, किसी सरकारी विभाग में एज अ संविदा के रूप में, चाहे वो सिविल में हो, चाहे वो मैकेनिकल में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, तो उसको यहाँ पर अधिमान्यता 25 अंकों की अधिकतम दी जाएगी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, मैंने आपको बताया कि भाई सारा काम सब कुछ वो कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सारा काम वो आप भी करेंगे, बस एक छोटी सी दीवार होती है कि आप परमानेंट होते हैं, वो परमानेंट बेचारे नहीं होते हैं। काम सारा वो भी करते हैं, काम आप भी वही करेंगे, उनकी सैलरी भी कम होती है, बल्कि वो काम आपसे ज्यादा ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात है, इसीलिए यहाँ पर आयोग ने इस बात का ध्यान रखा कि जो संविदा पे लोग ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं उनको यहाँ पर अधिमानता दी जाए। अब आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है आपको कोई डाउट अब ऐसा आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ ही गया हो, फिर भी आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। ठीक है, जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 28 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, 28 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आरक्षण जो बिहार राज्य के मूल निवासी उनके लिए, इन पे मैं बात नहीं करूंगा, ये सब आरक्षण की बात है। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं मैं। फीस ये ढूंढ रहा था मैं। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपए, सामान्य अभ्यर्थी में जो बिहार राज्य का सामान्य अभ्यर्थी है उसका भी, और जो अदर स्टेट का फॉर्म कोई व्यक्ति भरेगा उसके लिए भी यहाँ पर 750 रुपए फीस रखी गई है। जो हमारे बिहार राज्य के SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 200 रुपए। जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं, सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवार, जो वुमेन्स हैं, जो महिलाएं हैं जो बिहार राज्य के, चाहे वो जनरल कैटेगरी की हो, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो PWBD हो, चाहे जो भी कैटेगरी की हो, उनके लिए यहाँ पर 200 रुपए फीस, और PWBD के लिए भी 200 रुपए फीस मैंने आपको बताया। और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए इसका तात्पर्य है कि बिहार राज्य से इत्यत्र अन्यत्र कहीं और कोई फॉर्म भरना चाहता है तो उसके लिए भी 750 रुपए यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये था, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी। फॉर्म भरने की जो डेट है वो 30 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, 30 तारीख, सॉरी मैंने 28 बोल दिया था, 30 तारीख से, 30 अप्रैल से फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है, और जो अंतिम फॉर्म भरने की जो डेट है वो 28 मई 2025 रखी गई है। तो अगर आपका क्वालिफिकेशन इस बात अलाउ करता है, आप एलिजिबल हैं, तो आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द भरें, क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो भाई बहन हैं वो बहुत त्रस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं कि सर जॉब नहीं आती है, प्राइवेट में जाएं तो क्या करें। तो गवर्नमेंट जॉब करने का बहुत ही अच्छा यहाँ पर मौका है, और जो सैलरी आपकी यहाँ पर मिलेगी बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी, 70 से 75 हज़ार सैलरी मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेस्ट है, क्योंकि प्राइवेट में इससे भी ज़्यादा सैलरी मिलती है, इससे कम भी मिलती है, बट गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है आपको सभी को पता है कि सिक्योरिटी होती है, एक रिस्पेक्ट होती है। तो अगर आप क्वालिफाइड हैं, आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबल है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें, किसी भी राज्य से हो आप, किसी भी राज्य से हो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। वीडियो में अगर आपको कोई डाउट आया हो तो वीडियो पे आप कमेंट करिएगा, हमारी टीम उसको जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए,
और बने रहिए हमारे इस नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, प्रणाम एकेडमी ऑफिशियल पर। और हमारे पहले चैनल को भी प्रणाम एकेडमी आप सर्च करेंगे और हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन की वीडियो और एनालिसिस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहे। मिलते हैं फिर किसी नए नोटिफिकेशन के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।